अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर रिलेट कर रहा है जूलॉजी से, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। पहले हम मेजर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें समझने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री की हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की विच एक्सप्लेन बायोकेमिकल्स। ठीक है, जो कि एक्सप्लेन करता है बायोकेमिकल्स के बारे में। अब बायो हमारे पास क्या है, लाइफ है। ठीक है, केमिकल हमारे पास क्या है, रिएक्शंस ऑफ एटम्स। ठीक है, अब ये बायोकेमिस्ट्री क्या करता है, हमारे पास एक्सप्लेन करता है बायोकेमिकल्स के बारे में, जो कि बेसिस ऑफ लाइफ है। मतलब जो कि रिएक्शन करके कोई ना कोई एक जिंदगी बना रही है, जिंदगी चला रही है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। मतलब एक लिविंग थिंग के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और सारे के सारे हमारे पास बायोकेमिस्ट्री कहलाते हैं। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की। अब इसमें हम लोग इसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि भाई क्यों इतना ज़रूरी है बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना। सबसे पहले इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ये हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट आर प्रोसेस कैरिड आउट लिविंग थिंग। ठीक है, हमारे जो लिविंग थिंग के अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस चल रही है। ठीक है, और सारे के सारे हमारे पास हमें तभी पता लगेगी जब हमें बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, अब हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है और या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन किस हिसाब से फ्लो कर रही है, ठीक है, वो सारा का सारा साइंसिस या फिर हमारा जो कंट्रोलिंग सिस्टम है या पूरा मैकेनिज्म है बॉडी का, और किस हिसाब से चल रहा है, वो सारा का सारा हमें पता लगेगा बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करने के बाद। ठीक है, दूसरी चीज हम देखते हैं कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ये हमें एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एबनॉर्मल मैकेनिज्म के बारे में और नॉर्मल मैकेनिज्म के बारे में। अब एबनॉर्मल मैकेनिज्म और नॉर्मल मैकेनिज्म कौन से होते हैं। अब देखो, हमारे पास एक तो नॉर्मल होता है ना, जैसे कि आपकी बॉडी प्रोटीन बना रही है। अब वो किस तरह प्रोटीन बना रही है, ठीक है, जैसे आपके पास डीएनए बन आरएनए बन रहा है। ठीक है, डीएनए बन रहा है, फिर अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं, फिर उसके जरिए जो है प्रोटीन वगैरह बन रहा है, प्रोसेस चल रहा है पूरा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो चल रहा है। अब अगर हमारे बॉडी के अंदर ये जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ जाए, चेंजेस आ जाए, तो क्या होता है, अलग अलग डिजीजेस आ जाती हैं, अलग अलग बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर आ जाती हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस वजह से जो एबनॉर्मल जो मैकेनिज्म्स हमारे बॉडी के अंदर हो रही हैं, तो किस वजह से हो रही है, वो सारा का सारा हमें पता लगेगा बायोकेमिस्ट्री के स्टडी करने के बाद। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। मतलब हमारे जो जितने भी मेडिसिन हैं वो बन रही हैं, और जो मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर भी जो आपके पास जितने भी मटेरियल्स हैं जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेट करती हैं, उन सब के पास भी जो है ना बायो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। अब जैसे कि आपके पास जो मेडिसिन है उनके अंदर जिस तरह के एलिमेंट्स या एटम्स या मॉलिक्यूल यूज हो रहे होते हैं, और सारा का सारा हम एक बॉडी के अंदर जाके कोई ना कोई रिएक्शन करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री है उसको हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि हम एक बॉडी का जो एबनॉर्मल प्रोसेस है उसको किस हिसाब से, कौन से मेडिसिन के हिसाब से, कौन से जो है हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट्स के जरिए जो है ठीक कर सकते हैं। सही है, फिर हम चलते हैं हमारे पास तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि कह रहा था रिएक्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड बायोकेमिस्ट्री इनेबल अस टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड मोस्ट चैलेंजिंग एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजिकल मेडिसिन। ठीक है, हम लोग वही जो ऊपर हमने बात की कि हमारे पास ये जो एक जो है कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है जो कि हमें ये बताता है कि हम लोग हमारे जो लिविंग बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाएँ अच्छे से। ठीक है, उनके बारे में हम उनको इन्वेस्टिगेट कर पाएँ कि जो हमारे पास प्रोसेस किस हिसाब से चल रही हैं और कैसे जो है ना उसको
रिजॉल्व कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है। उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं जो बायोलॉजी से रिलेट करती हैं, उनके लिए हमें कौन कौन सी मेडिसिन या कौन कौन सी इक्विपमेंट्स चाहिए। हाउ डज सेल फाइंड ईच अदर टू फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, ठीक है। सेल्स जो है वो किस हिसाब से जो है अलग अलग ऑर्गन को फाइंड आउट करती हैं, अलग अलग ऑर्गन के साथ जो है कम्युनिकेट कर रही होती हैं, ठीक है। हाउ डज द ग्रोथ ऑफ सेल कंट्रोल, मतलब जो आपका जो सेल की ग्रोथ है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। या व्हाट आर कॉजेज ऑफ कैंसर, या हमारे पास जो कैंसर है उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह वर्क कर रहा है, उसका क्या मैकेनिज्म है। ये सारा का सारा हमारे पास हमें पता लगेगा जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। वी नो दैट ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज, हमें पता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है टिश्यूज एंड सेल से मिलके बने हैं। मतलब इंसान की जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी किडनी, उनका लीवर जो है ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर रही हैं, और किसी सेल और टिश्यू से मिलके बनी हुई है। अगर मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊं तो हमारे पास जो एक लाइफ है किस तरह से बन रही है, देखो। सबसे पहले आपके पास बनता है एटम, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या बन रहा होता है, एटम। एक मैं इसको इरेज करके दोबारा सही कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एटम, ठीक है। एटम से मिलके फिर हमारे पास बन रहा है, ठीक है, सेल। सेल भी हमारे पास एटम से मिलके बन रहा है। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। सेल से जो है लाइफ स्टार्ट हो रही है। उसके बाद सेल से मिलके हमारे पास बन रहे हैं टिश्यूज, ठीक है। सेल से मिलके क्या बन रहे हैं हमारे पास, टिश्यूज। अब टिश्यूज जो है जब मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास बनते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। टिश्यूज जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, ऑर्गन्स। फिर हमारे पास जो है ये ऑर्गन्स जब आपस में कंबाइन होते हैं हमारे पास बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, अब ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन में क्या फर्क है। अब देखो मैंने कहा किडनी, किडनी एक ऑर्गन है, और ऑर्गन सिस्टम में कहूँगा, अब जैसे हमारे पास किडनी के साथ जो है ब्लड या जो यूरिनरी सिस्टम वगैरह जिस तरह हमारे साथ अटैच्ड है ना बॉडी के अंदर, तो वो एक जो है ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। इसी तरह हमारे पास हमारी आईज है, बाकी हमारे आईज जो है ऑर्गन जो है बाकी ऑर्गन के साथ जो है कंबाइंड हो रही है, जुड़ रही है, तो एक जो फंक्शन परफॉर्म करवा रही है, तो ऑर्गन सिस्टम है। तो फिर जब ऑर्गन सिस्टम हमारे पास बनता है तो ये सारे के सारे ऑर्गन एक दूसरे से मिलकर जो फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, तो फिर हम कहते हैं हमारे पास एक कंप्लीट लाइफ जो है बन चुकी है, या कंप्लीट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म बन चुका है, जो कि मल्टीपल वर्क परफॉर्म करेगा, जो कि ग्रोथ करेगा, ठीक है, जिसकी डेवलपमेंट वगैरह होगी, और सारी चीजें समझ में आ गई। अब जो है हमारे पास हम यहाँ पे देखते हैं, तो क्या है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बनी है, टिश्यू एंड सेल से। मैंने आपको बताया ना, पहले सेल, फिर सेल कंबाइन होकर टिश्यूज बनाती है, फिर हमारे पास ऑर्गन बनी होती है। विच सेल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, और ये सारे के सारे सेल्स मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहे होते हैं, ठीक है। हमने शुरू में देखा ना एटम से सेल्स बन रहे थे ना, तो मतलब एटम, बहुत सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं जिसके जरिए फिर सेल्स बन रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डिंग ऑफ एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास, अलग अलग एटम से मिलके, अलग अलग एटम की जो बॉन्ड होते हैं उनसे मिलके बन रहा होता है। इट मीन्स फंडामेंटल लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, मतलब इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो इंसान की जो बुनियाद है वो केमिकल से मिलके बनी है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं देयर फॉर इज नेसेसरी, तो ये हमारे पास जो है लाजम है कि हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल और उसकी जो रिएक्शंस है उसको जान पाए, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये जो बायोकेमिस्ट्री है उसको स्टडी करना पड़ता है, ताकि हम जो है अंडरस्टैंड कर पाए डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को, और उसमें जो मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं हमारे ऑर्गेनिज्म में, वो सारे के सारे हमें तभी पता लगेंगे जब हम बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल आ रहा है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल अब हमारा पास नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि हमारे पास होता क्या है कि एक सेल जो है कुछ इस तरह से दिख रहा होता है, कुछ इस तरह से। अब जो ये दरमियान वाला हिस्सा है ये हमारे पास कहलाता है सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस, ये जो सेल का न्यूक्लियस है ना, इधर एक किस्म का लिक्विड होता है,
तो उस लिक्विड को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। एनपी मैंने लिख दिया, आप समझ जाओ। ठीक है, और जो न्यूक्लियस से बाहर भी एक लिक्विड पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, CYP मैंने लिख दिया, आप समझ जाओ, साइटोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म है, दोनों को मिला के हम एक नाम देते हैं। ठीक है, दोनों लिक्विड को मिला के हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। अब हमारे पास जो है ये एक सेल है। ठीक है, जिस जिस तरह से दिख रहा है। अब इस सेल के अंदर हमारे पास 70 to 90% वाटर होता है और बाकी जो है ड्राई वेट होता है। समझ में आ गया? अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब हमारे पास देखो क्या है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। इट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर स्ट्रक्चरली कंपाउंड ऑफ सेल। मतलब कि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो कंपोज्ड है सेल से मिलके। ठीक है, एंड लिविंग सेल कंटेंट्स आर लिविंग मैटर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, लिविंग सेल के अंदर हमारे पास कुछ मैटर होते हैं जिसको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। मैंने आपको अभी अभी बताया ना, अभी मैंने यहाँ पे तस्वीर बनाई थी कुछ इस तरह करके। मैंने कहा था जो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस से बाहर जो हमारे पास लिक्विड है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म, और ये दोनों लिक्विड को हम जोड़ के नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, तो अब ये लाइन यही कह रहा है आपके पास कि जो सेल है वो कंटेंट्स ऑफ लिविंग मैटर, उसके अंदर कुछ लिविंग मैटर मौजूद होते हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जो है हमारे पास द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है हमारे पास कह रहे थे जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें एक्चुअल जो कंपोजिशन होती है ना, उसमें तकरीबन 70 to 90% वाटर मौजूद होता है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इफ द वाटर इज इवापोरेटेड इट रिमेन्स ऑफ सेल इज कॉल्ड ड्राई वेट। मतलब इसके अलावा जितने भी हमारे पास वाटर के अलावा जो इसमें बाकी जो परसेंट है वो ड्राई वेट का है। ठीक है, ड्राई वेट ऑफ सेल consist of many carbon containing long chain molecules called बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब कि हमारे पास वाटर के अलावा भी जो सेल के अंदर पाया जाता है एक कार्बन का बहुत बड़ा चेन जो कि कहलाता है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि कार्बन से मिलके आगे मैं आपको इस चीज की स्टडी करवाऊंगा कि किस तरह कार्बन का चेन जो है हमारे पास जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या बॉडी के अंदर वर्क कर रहा होता है। अच्छा, तो सो द कंपाउंड प्रोड्यूस, तो हमारे पास जो कंपाउंड है प्रोड्यूस करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। अब जो है हमारे पास यही यही सेल जिसके अंदर 70 to 90% वाटर होता है और बाकी ड्राई वेट होता है। ठीक है, अब इसी को ही हम कहते हैं कि हमारे पास जो इसके कंपाउंड्स हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहा है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कि कहलाता है फिर हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स। सिंपली बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास के ऐसे केमिकल कंपोजिशन जो एक इंसान की लाइफ को या किसी प्लांट की या किसी जानवर की लाइफ को क्या कर रहे हैं, ग्रोथ में ला रहे हैं या डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी। ठीक है, एक न्यू लाइफ को डेवलप कर रहे हैं अलग अलग केमिकल्स मिलके। तो उनको हम कहते हैं कि जो इंसान की या जानवर की या जो हमारे पास बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो केमिकल कंपोजिशंस मौजूद है जो कि अलग अलग रिएक्शन करके बॉडी में अलग अलग वर्क या फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो हम उनको बोलेंगे और तमाम के तमाम केमिकल हमारे पास कहलाते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े तो हमारे पास कह रहे हैं कि द एलिमेंट विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस बायोकेमिकल्स आर मेनली सिक्स। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें उनके जो सिंथेसिस है बायोमोलिक्यूल्स के वो 6 किस्म के हैं। ठीक है, मतलब 6 किस्म के उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हो या एटम्स जो है पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है, तो मतलब ये सारे आपस में मिलकर वर्क परफॉर्म करवा रहे होते हैं। मैं इनको आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे इनको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कंपोजिशन होती है वो इन मेनली इन 6 की होती है कि कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की और सल्फर की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास द फॉर्म अप्रोक्सीमेट 98% ऑफ बायोमोलिक्यूल। ठीक है, हमारे पास जो
जो बॉडी है, ठीक है, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, और कम से कम 98% उसमें क्या है, हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स मौजूद है। ठीक है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स मौजूद है। अब उनके अंदर कंपोजिशन मैंने बता दी किन किन एटम्स की है, ठीक है, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और सल्फर की। समझ आ गई? ठीक है। अब हमारे पास फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मतलब ये कुछ बुनियादी टाइप्स हैं बायोमोलिक्यूल्स की जो हमारे सामने मौजूद हैं। अच्छा, तो हम बात करें कि हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स है कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स, कि हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स है वो इन जो है अलग अलग ग्रुप से मिलकर हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रही है अलग अलग। अब जैसे कि सबसे पहला हमारे पास मौजूद है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जो कि आप आगे तफसील से पढ़ने वाले हो। मतलब जो इंसान की जिस्म के अंदर जो फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनमें से ये 5 आपके सामने मौजूद हैं। ठीक है, अब टेबल को देखते हैं हमारे पास। अब इस टेबल के अंदर ये जो इस तरफ आपको दिख रहा है, इस तरफ, ठीक है, ये है आपके पास मोनोमर्स। ठीक है, और बल्कि नहीं, सॉरी, ये आपके पास है पॉलीमर्स, और ये आपके पास है मोनोमर्स। ठीक है, ये है लिंकेज, मतलब किस तरीके से ये मोनोमर्स से पॉलीमर्स बन रहे हैं। अब मोनोमर्स जो है हमारे पास होते हैं सिंगल, जो कि आपके पास मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, मतलब जो आपका सिंगल मॉलिक्यूल होता है जो मजीद ब्रेक डाउन जिसको आप नहीं कर रहे होते, और जो पॉलीमर्स होते हैं वो आपके पास होते हैं 2 और मोर, आपके पास जो मोनोमर्स जुड़ते हैं तो पॉलीमर्स बनता है। ठीक है, अब ये हमारे पास होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे जो मोनोसेक्राइड्स है उससे मिलके हमारे पास क्या बन रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा होता है जिसमें ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड दोनों आते हैं। ठीक है, मजीद कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करके ये सारी चीजें बता दूंगा। अच्छा, फिर जो अमाइनो एसिड है उससे मिलके हमारे पास क्या बन रहा होता है, प्रोटीन बन रहा होता है। ठीक है, अब प्रोटीन वाले टॉपिक में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। और आपके पास यहाँ पे फैटी एसिड्स हो गया, और जो है उसके बाद ये सारे के सारे जो है मिलके क्या बना रहे हैं, लिपिड्स बना रहे हैं, फैट्स बना रहे हैं, ऑयल्स बना रहे हैं। इंशाल्लाह लिपिड्स वाले टॉपिक में मैं ये सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बाद आपके पास ये आरएनए बन रहा है, न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, डीएनए बन रहा है, ये सारा का सारा हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है आपस में जुड़ के क्या कराते हैं, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो है बना रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास कहलाते हैं मोनोमर्स, और ये कहलाते हैं इस तरफ वाले ये सारे पॉलीमर्स। मतलब इन सारे मोनोमर्स से जुड़ के ये पॉलीमर्स बन रहे होते हैं। ठीक है, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इनके जो टॉपिक्स है उनमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एक और टेबल जिसमें आपको परसेंट बताया जा रहा है कि हमारे पास जो सेल है उसके अंदर कितना परसेंट क्या चीज पाया जा रहा है। सबसे पहले हम देखें, हमारे पास मौजूद है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल्स मौजूद है, ये उनके बैक्टीरियल सेल है और ये मेमेलियन सेल है। अब ये बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल क्या होते हैं, देखो, जो बैक्टीरियल आपको पता है कि जो है होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन बहुत छोटे। ठीक है, मेमेलियन मेमेलियन जो होते हैं, एक तो आपको मैमल्स आपने पढ़ा होगा ना, जो कि दूध वगैरह दे रहे होते हैं, या मतलब आप कह सकते हो बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे। ठीक है, और बैक्टीरियल बिल्कुल माइक्रो जो है लेवल पे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो बैक्टीरियल सेल्स में 70% जो है हमारे पास वाटर होता है, और मेमेलियन सेल में भी 70% हमारे पास वाटर होता है। ठीक है, प्रोटीन 15% बैक्टीरियल सेल में होता है और 18% मेमेलियन सेल में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स 3% होता है, मेमेलियन में 4% होता है। लिपिड्स जो है बैक्टीरियल सेल में 2% होता है, मेमेलियन में 3% होता है। ठीक है, इसी तरह डीएनए जो है 1% और मेमेलियन में 0.25%। आरएनए जो है बैक्टीरियल सेल में 6% और मेमेलियन सेल में 1.10%। बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड 2% होता है, हमारे जो मेमेलियन सेल है उनमें भी 2% होते हैं। इनऑर्गेनिक आइंस 1% होता है, और हमारे पास जो मेमेलियन सेल है उनमें भी
1% होता है। सही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इनके टॉपिक के मुताबिक इनको एक्सप्लेन करते रहेंगे। नेक्स्ट साइंसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ माइक्रो एंड पॉलीमर्स है, इसको हम लोग मजीद इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं